शुभोदय। मैं डॉक्टर पी कमलसाई DRW कलाशाला की हिंदी अध्यापिका हूँ। अब मैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बताना चाहती हूँ। साहित्य जीवन का प्रतिबिंब माना जाता है। मानव जीवन में जो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ होती हैं, उन सबकी छाया हमको उस जमाने के साहित्य में दिखाई पड़ती है। हिंदी साहित्य का 1400 वर्षों का लंबा इतिहास है। इस लंबी अवधि में हजारों लेखकों ने कई हजारों रचनाएं की हैं। उन सबका अध्ययन करना किसी भी पाठक के लिए संभव नहीं है। इसलिए इस अध्ययन को सुगम बनाने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ कालों में विभाजित किया गया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, वही सबसे उत्तम माना जाता है। उन्होंने भिन्न भिन्न समयों की विशेष परिस्थितियों की प्रधानता के आधार पर समस्त हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालों में विभाजित किया है। यह विभाजन हिंदी साहित्य में रहने वाले विषय, समय और प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया गया है। 4 काल क्या क्या हैं? सबसे पहला काल आदिकाल या वीरगाथा काल। संवत 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1701 से 1900 तक। गद्यकाल या आधुनिक काल संवत 1901 से आज तक। इस प्रकार हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है आदिकाल या वीरगाथा काल। इस काल के नामकरण के संबंध में और काव्यों की प्रामाणिकता के विषय में भिन्न भिन्न अभिप्राय हैं। ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल कहा। अपने मत का समर्थन करते हुए शुक्ल जी ने कहा कि इस काल में विरचित पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो आदि काव्य वीर रस प्रधान है। रासो का मतलब क्या है? वीर ग्रंथ है। इसके लिए आदिकाल नाम भी उचित है, क्योंकि यह काल हिंदी साहित्य का पहला काल है। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल या आदिकाल बताया। वीर ग्रंथ अधिक लिखे गए हैं, इसलिए वीरगाथा काल कहा गया, और सबसे पहला काल है, इसलिए आदिकाल कहा गया। ये दोनों नाम इस काल के लिए उचित ही हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। भक्तिकाल के समय में सारा साहित्य भक्ति के प्रवाह में बहता चला गया। सामाजिक वातावरण में भी उस समय भक्ति लहरा रही थी, इसलिए इस काल का नाम भक्तिकाल रखा गया। इस काल के नामकरण के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। भक्तिकाल के समय में सारे उत्तर भारत में भक्ति रस की धारा बहकर जनता के दिलों में भक्ति, विश्वास और आनंद भर दिया। फिर इस काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण धारा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण धारा की भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। रीतिकाल तक आते आते हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध बन गया था। कविता कामिनी,
राजाश्रय में पलती थी। इसलिए कवि अपने राजा के मनोविनोद के लिए कविता लिखते थे। कला पक्ष की दृष्टि से ये काव्य बहुत श्रेष्ठ हैं। इस काल के सब कवि पंडित थे। उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए काव्य लिखे। कुछ विद्वानों ने इस काल को श्रृंगार काल कहा, क्योंकि इस काल के काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीति या लक्षण ग्रंथ अधिक लिखे जाने के कारण इसे रीतिकाल भी कहा गया। अतः इस काल को श्रृंगार काल या रीतिकाल कहना उचित होगा। और चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल। इस काल में यद्यपि कविता का भी अपार विकास हुआ है, फिर भी गद्य के सामने उसकी गिनती नहीं होती। नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि विविध क्षेत्रों में गद्य की लहरें समस्त हिंदी साहित्य पर व्याप्त हुई हैं। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, द्विवेदी युग और नई कविता के रूप में भी पद्य की परंपरा कम नहीं चली है। फिर भी गद्य के विशाल सागर जैसे रूप के कारण विषय की प्रधानता का विचार करके इसको गद्य काल ही कह सकते हैं। काल विभाजन के संबंध में अनेक मतभेदों के बावजूद शुक्ल जी का नामकरण उचित प्रतीत होता है। उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया, जो विवेकपूर्ण है। हर एक काल में दूसरी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, फिर भी मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार शुक्ल जी ने जो नामकरण किया वह उपयुक्त माना गया है। धन्यवाद।